नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घुटनों के विषय में जानकारी दूंगी कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। आजकल सभी लोग घुटनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनमें क्यों जकड़न रहती है और कार्टिलेज क्यों घिस जाती है, उसको हम पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं, इन सभी समस्याओं के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जान लें कि वो कौन से कारण हैं जो घुटने में इस तरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है। घुटने की समस्याएं अधिकतर 3 कारणों से आती हैं। 3 मेजर कारण होते हैं जिससे घुटनों की दिक्कतें आती हैं। तो पहली समस्या तो यह है कि घुटने में अगर कोई चोट लग जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए, इस वजह से आती है। दूसरी समस्या यह है कि जो रेसर हैं या जो बहुत ज़्यादा घुटनों से काम लेते हैं, एथलीट्स हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तीसरी समस्या यह है कि ना तो घुटनों में चोट लगी है और ना ही वो एथलीट्स है, लेकिन फिर भी घुटनों में प्रॉब्लम है, तो इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब घुटनों में सूजन आने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। और अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, कि जिसमें जॉइंट्स पेन होने लग जाते हैं, घुटने के अंदर दर्द होने लग जाता है और सूजन आने लग जाती है, घुटनों में गैप कम हो जाता है, कई बार गैप बढ़ जाता है, कार्टिलेज घिस जाती है, जिस वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। ये सब समस्याएं 50 से 60 साल की उम्र में आनी शुरू होती हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसा माहौल हो गया है, या कहिए कि हमारा रहन सहन या खान पान बदल गया है, जिससे इस तरह की समस्याएं 40 साल की उम्र में भी आने लग गई हैं। और 40 साल की उम्र से ही लोग घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जो घुटने की हड्डियाँ आपस में मिलकर घुटने का जॉइंट बनाती हैं, जब वो घिसने लग जाती है, उसमें कार्टिलेज घिसने लग जाती है, तो उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जब इन समस्याओं के तहत हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो हमें वो आम भाषा में समझाने के लिए बताते हैं कि घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, चिकनाई कम हो गई है, जिसकी वजह से आपका घुटना रगड़ने लगा है या आपको चलने में दिक्कत आने लगी है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इन समस्याओं को हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला कारण तो है डाइट, और डाइट में भी बैलेंस डाइट। और अगर हम बैलेंस डाइट खाते भी हों और अगर हम उसे समय पर ना खाते हों तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर हम समय पर नहीं खाएंगे तो हमारा डाइजेशन ख़राब रहेगा और जिसकी वजह से समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे हम बैलेंस डाइट भी खाते हों। तो हमें बैलेंस डाइट भी लेनी है और समय का ध्यान भी रखना है। और दूसरा कारण है जैसे जंक फूड बहुत अधिक खाना या प्रोसेस फूड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसके अलावा एसिडिक फूड ज़्यादा लेना, जैसे चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेना। कुछ लोग दिन में 10-10 कप चाय पी लेते हैं, 20-20 कप चाय पी लेते हैं, दिन में पता नहीं कई बार कॉफ़ी पीते हैं। उस समय वो ये सोचते ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें एसिडिक हैं। या जब ड्रिंक करने बैठते हैं तो ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और रोज़ाना ड्रिंक करते हैं, सिगरेट लगातार पीते हैं, चेन स्मोकर होते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, ये सारी एसिडिक प्रॉब्लम है जो हमारे घुटनों में दिक्कतें पैदा करती हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को नॉर्मल वे में करते हैं तो चाहे आप हर काम करें, लेकिन वो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा या इतनी जल्दी नहीं आएगा। लेकिन ये सारी समस्याएं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो घुटनों में दिक्कत पैदा करती हैं, जो हमारे एसिडिक फूड लेने से आती हैं। इसके अलावा हम मीठा ज़्यादा खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं, रोज़ पार्टियों में जाते हैं। तो जब हम रोज़ पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ तो ऑयली फूड होता है, तो इसी तरह का जब खाना हम खाते हैं तो ये सब हमारे जॉइंट्स पेन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसके अलावा हम एक ही जगह बैठ कर के काम करते रहते हैं, जल्दी से अपनी जगह से नहीं उठते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सभी समस्याएं घुटने के दर्द के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो अभी जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, घुटनों में दर्द होने के, तो अब ये जानते हैं कि हम इनसे बचें कैसे।
वो कौन से कारण अपनाएं, वो कौन से तरीके अपनाएं जो ये समस्याएं हमारी अगर आ गई हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। तो अभी जैसे मैंने आपको कुछ कारण बताए थे कि इन कारणों की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो हमें सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना है। डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और क्योंकि कोई भी चीज़ डाइट में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी चीज़ की अधिकता है और कोई चीज़ बहुत कम है, तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और उसके अलावा उस पर समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूध से बनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ाने में मदद करती हैं। और उसके अलावा जो एसिडिक फूड अभी मैंने आपको बताए वो नहीं लेने चाहिए, या एसिडिक चीज़ों का जो सेवन करते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, अल्कोहल, इस टाइप की बियर, इस टाइप की चीज़ें जो हम लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ब्लड को अशुद्ध करती हैं, टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं, एसिडिटी को बढ़ाती हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए रोज़ाना हमें वॉक करनी चाहिए। योगासन और प्राणायाम पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम योगासन करते हैं तो शरीर में एक लचीलापन आ जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहती। और प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारा जो ब्लड एसिडिक हो गया है वो धीरे धीरे एल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से छुटकारा पाने के लिए, घुटनों में प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें कैल्शियम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हमें रोज़ाना कैल्शियम युक्त चीज़ें खानी चाहिए। और कैल्शियम पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, घुटने की समस्याओं का निवारण करने के लिए आज मैं आपको 2 प्राकृतिक चिकित्सा बताऊँगी। क्योंकि शरीर में जितनी भी दिक्कतें आती हैं उसका सबसे पहला कारण तो हमारा पेट ही होता है। क्योंकि अगर हमारा पेट सही नहीं रहता, अगर हमारा डाइजेशन ख़राब रहता है, तो उसी वजह से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस आना शुरू हो जाता है। अब आप देख लीजिए, पहले लोगों को बड़ी उम्र में जाकर के ऑस्टियोआर्थराइटिस की या जोड़ों में दर्द की, किस गठिया की, इस तरह की शिकायत होती थी। क्योंकि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में वायु की अधिकता हो जाती है और शरीर शिथिल भी होने लगता है। जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती, तब जाके ये समस्याएं आती थी। लेकिन आजकल छोटी उम्र में समस्याएं आ रही हैं। तो क्यों आ रही हैं? वो सिर्फ इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन गड़बड़ हो गया है, और जिसकी वजह से पेट की समस्याएं तो बहुत लोगों को रहने लगी हैं, और गैस की समस्या तो अधिकतर सभी लोगों को है। तो जो गैस की समस्या पहले 60 साल की उम्र के बाद आती थी, वो गैस की समस्या तो आजकल बहुत छोटी उम्र में आने लगी है। तो इसी वजह से जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत जल्दी आने लगा है और घुटनों में दर्द भी बहुत जल्दी होने लगा है। तो इसलिए मैं आपको 2 चिकित्सा बताऊंगी कि एक तो जिससे आपका पेट ठीक रहे, आपका डाइजेशन ठीक रहे। तो जब अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपकी समस्याएँ जल्दी से नहीं आएंगी, और अगर डाइजेशन ख़राब रहता है तो समस्याएँ जल्दी आती हैं। तो इसके लिए जो डाइजेशन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ प्राकृतिक चिकित्सा, तो पहले तो हम उसी को देखेंगे, और उसके बाद जो घुटने के लिए बताऊँगी उसके बाद में उसे देखेंगे। तो देखते हैं कि हमारा पेट अगर ख़राब रहता है तो उसके लिए हम कौन सी चिकित्सा कर सकते हैं, कौन सी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊँगी। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। तो इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके, और ना ढीली हो जो ये खुल जाए।
ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे, जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बन चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। तो अभी आपने देखा कि डाइजेशन को ठीक रखने के लिए, पेट को ठीक रखने के लिए, कब्ज, गैस, एसिडिटी को ठीक रखने के लिए मैंने पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधने के लिए बताई है। जब आप कुछ दिनों तक लगातार पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधते हैं तो कैसा भी कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, सब धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। तो ये पट्टी आपको 45 मिनट तक बांधनी है और 45 मिनट के बाद आप इस पट्टी को खोल दें। और जब पट्टी खोले हुए आधा घंटा हो जाए तब आप कुछ भी खा सकते हैं, या आप खाना खाने से पहले पट्टी बांध लें। और अगर आपको खाना बाद में खाना है तो पट्टी उतारने के आधा घंटे बाद खाएं। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पट्टी या तो खाली पेट बांधें और या फिर खाना खाने के 3 घंटे बाद बांधें, और अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो 1.5 घंटे बाद बांधें। मतलब ये है कि जब आप पट्टी बांधें उसका आपको पूरा लाभ मिलना चाहिए, तो पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। और इन प्रयासों के साथ साथ भी अगर आपका पेट साफ नहीं होता, रोज़ाना आपको मोशन नहीं आता, आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो मोशन लाने के लिए आप कोई किसी भी तरह का कोई लग्जेटिव वगैरह ना लें। तो इसके लिए आप एक प्राकृतिक तरीका अपनाएं। उसके लिए आप वाटर एनिमा ले लें। वाटर एनिमा बहुत अच्छा है क्योंकि वाटर एनिमा में केवल एनएस द्वार से पानी जाता है और वहाँ की गंदगी को वो डाइल्यूट करके ले आता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल ऐसी कोई चीज़ नहीं डली होती जो ये नुकसान करती है। तो सबसे अच्छा सेफ़ है बिल्कुल। तो आप वाटर एनिमा लेकर के अपने पेट की सफाई कर सकते हैं। तो पेट की सफाई जब आप देखेंगे कि आप पेट की सफाई होने लगी है तो आपके जोड़ों के दर्द भी कम होने लगे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो अकड़ाहट होती है, जो दर्द होता है, वो जो हमारा ब्लड अशुद्ध हो जाता है, ब्लड में एसिडिटी आ जाती है और गैस हो जाती है, तो उससे होता है अकड़ाहट, उससे होती है। जब ये चीज़ें कम होने लग जाती हैं तो अकड़ाहट भी कम होने लग जाती है। इसीलिए मैंने आज आपको पेट के ऊपर पट्टी बांधने के लिए बताया है। और मैं आपसे अनुरोध भी करूँगी कि आप पट्टी को रोज़ बांधा करें। अपने लिए ऐसा समय निकालें कि 45 मिनट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती कि जब आप ऑफिस से आते हैं तो पट्टी बांध करके बैठ सकते हैं, या आप कभी भी टीवी देख रहे हैं, खाली बैठे हैं तो भी आप पट्टी बांध करके बैठ सकते हैं, या आपस में बातचीत कर रहे हैं तो पट्टी तो आप कभी भी बांध करके बैठ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक ये इजी गोइंग ट्रीटमेंट बताया है जो आप कभी भी बांध कर बैठ जाएं। बस केवल उस समय पानी में आपको हाथ नहीं डालना है, इतनी आपको सेफ्टी रखनी है। अब मैं जो आपको दूसरी चिकित्सा बताऊँगी वो घुटनों के लिए है। तो घुटनों पे चिकित्सा करने से पहले ये जान लें कि जो ये हम प्राकृतिक चिकित्सा घुटनों के लिए करने जा रहे हैं, ये हमारे घुटनों की कौन कौन सी समस्याओं को दूर करेगी। तो ये केवल 2 मिनट की चिकित्सा है। तो घुटनों में किसी भी तरह का दर्द हो, जकड़न हो, नसें खिंचती हो, घुटने के पीछे की नसें खिंचती हो, या घुटने के पीछे गांठ जैसी बन गई हो, कार्टिलेज घिस गई हो, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो, सीढ़ी उतरने में दिक्कत हो, कटकट की आवाज़ आती हो, घुटनों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, ये 2 मिनट का ट्रीटमेंट आपकी घुटने की सभी समस्याओं को 100% समाप्त कर देगा। घुटने के अलावा आपकी टांगों में दर्द रहता हो, पिंडलियों में दर्द रहता हो, सुन्नपन रहता हो, पंजे सुन्न रहते हो और पंजों में दर्द रहता हो, जलन होती हो, उन सभी
प्रॉब्लम में 2 मिनट का ट्रीटमेंट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये पूरी तरह से काम करता है। तो देखते हैं ये कौन सी चिकित्सा है। ये केवल 2 मिनट की चिकित्सा है। तो जो नल में फ्रेश पानी आता है, जो बोरिंग वाला पानी आता है, उतनी ही ठंडक हमें इस चिकित्सा को करने के लिए चाहिए। और अगर आपके घर में बोरिंग वाला पानी नहीं है तो बाल्टी में भी पानी लेकर के इस चिकित्सा को किया जा सकता है। तो मैं ये दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि नल से इस चिकित्सा को कैसे करते हैं। तो एक पटरी लेंगे और पटरी को नल के नीचे सेट कर लेंगे और पानी को खोल देंगे, और जिससे घुटनों के ऊपर 1 मिनट तक हम लगातार पानी डालेंगे। और ये पानी ज़्यादा ऊंचाई से नहीं डलना चाहिए ताकि आपको इसकी चोट पहुँचे। जब इसका 1 मिनट पूरा हो जाए तो दूसरा घुटना पटरी के ऊपर करेंगे, और जब इसको करते हुए भी 1 मिनट पूरा हो जाए तो नल बंद कर दें और अपने कपड़ों को पहनकर तेज़ रफ्तार से पार्क में टहलने के लिए चले जाएंगे। कम से कम 20 से 30 मिनट हमें पार्क में टहल कर आना है ताकि जो हमारी टांगों में, घुटनों में ठंडक आ गई है वापस से उसमें स्वाभाविक गर्मी आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बाल्टी में पानी लेंगे और पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा होना चाहिए जैसे घड़े का ठंडा पानी होता है। इसके लिए फ्रिज की बोतल से ठंडा पानी इसमें मिक्स कर लेंगे और घड़े जैसा टेम्परेचर बना लेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों पर 2 मिनट तक लगातार हम पानी को डालते रहेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करें और पार्क में टहलने के लिए चले जाएं। कम से कम 20 से 30 मिनट हमें पार्क में टहल कर आना है ताकि जो हमारी टांगों में, घुटनों में ठंडक आ गई है वापस से उसमें स्वाभाविक गर्मी आ जाए। जो व्यक्ति बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, चल नहीं सकते, उनको ठंडे पानी में तौलिया भिगो के घुटने से लेकर पैर के पंजों तक 1-1 मिनट तक दोनों पैरों पर ठंडे तौलिए से पोंछ दें और फिर कंबल उड़ा करके लेटा दें। जब तक स्वाभाविक गर्मी वापस ना आए तब तक कंबल ओढ़कर लेटे रहें। तो अभी आपने देखा इस चिकित्सा को कैसे किया है। जब आप 2 मिनट के लिए घुटनों के ऊपर पानी डालते हैं तो इससे घुटनों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसके केवल बेनिफिट ही आपको मिलते हैं। और इस चिकित्सा को आप जब चाहें जब तक करते रहें। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको 1 महीना 2 महीना खा के रोक देनी है या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब आप सर्दियों में इस चिकित्सा को करें तो उस समय भी फ्रेश पानी डालें, और अगर गर्मियों में इस चिकित्सा को कर रहे हैं तो उस समय भी आपको फ्रेश पानी ही लेना है। और अगर आपके घर में फ्रेश पानी ना आता हो तो आप बाल्टी में पानी रख करके भी इस चिकित्सा को कर सकते हैं। तो जब गर्मियों का मौसम हो तो उसमें थोड़ा सा फ्रिज का पानी मिला करके उस घड़े जैसा टेम्परेचर बना लें, और जब सर्दियों का मौसम है तो आपको फ्रेश जैसा पानी बनाना है। अगर आपकी टंकी का पानी बहुत ठंडा है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म मिला करके उसको घड़े जैसा टेम्परेचर बना के रख लें। यानी आपको पानी ठंडा लेना है पर इतना चिल्ड नहीं लेना है जो आपको परेशान करे, तंग करे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 मिनट घुटनों पर पानी डालने से क्या होगा, और कुछ लोग कमेंट लिखते भी हैं कि ये तो बिल्कुल बकवास है, ये कोई इलाज हुआ। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि यूज़ करने से पहले कभी भी ऐसा कमेंट ना डालें कि ये बकवास है। आप उसका इस्तेमाल तो करके देखें। कोई आपको दवाइयाँ नहीं है या कोई आपको उसमें पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ एक टैप खोल करके घुटनों के ऊपर पानी तो डालना है। तो आप उसको एक बार यूज़ तो करके देखें, फिर तो आप कमेंट ज़रूर डालें कि ये बकवास है। तो घुटने के ऊपर जब हम 2 मिनट के लिए पानी डालते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। कैसे समाप्त करता है? तो जब हम घुटनों के ऊपर या किसी भी अंग पर जहाँ कहीं भी स्वेलिंग है वहाँ पर अगर हम ठंडे पानी का यूज़ करते हैं या आइस पैक का यूज़ करते हैं, हालांकि घुटनों पर आइस पैक मैं यूज़ करने के लिए मना करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आइस पैक एक पर्टिकुलर जगह के लिए ही यूज़ होता है, और जब हम घुटनों पर पानी डालते हैं तो वो पानी पूरा आपके पैरों तक नीचे तक जाता है। तो कई बार लोग कमेंट करके कहते भी हैं कि मैम आइस पैक यूज़ कर लें, तो मैं उनको अक्सर मना ही लिखती हूँ कि आप आइस पैक का यूज़ ना करें, पानी ही डालें। क्योंकि जब हम घुटनों पर पानी डालते हैं तो पानी बहकर पूरा नीचे तक आता है,
पूरी टांग पर आता है बह करके। तो आपकी पिंडलियों की दर्द भी ठीक होते हैं, और हड्डी में दर्द हो रहा है तो वो भी ठीक होता है, एड़ी दुख रही है तो वो भी ठीक होता है, पंजों में दर्द है तो वो भी ठीक होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जो आइस पैक यूज़ ना करें और घुटने के ऊपर पानी डालें। घुटने के ऊपर पानी डालने से हमारी पैर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। घुटने तो ठीक होते ही हैं, और भी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब आप कहेंगे ये समस्याएं कैसे समाप्त हो जाती हैं जब हम पानी डालते हैं, तो हमें ये बात समझ में नहीं आई। तो ये समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाती हैं कि जब हम पानी डालते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। चाहे हम कहीं भी ठंडा इस्तेमाल करें, घुटनों के अलावा भी करें, वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो वहाँ का जो ब्लड है वो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज में अंदर चला जाता है, और वहाँ पर एक नया सा ब्लड आ जाता है। तो जो विकार युक्त ब्लड है, जिसकी वजह से वहाँ सूजन हो रही थी और ब्लड जमा पड़ा था, विकार इकट्ठा हो गए थे, तो वो विकार हिल जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से, और वो ब्लड हट जाता है, छोटी छोटी कैपिलरीज में जाता है, उसमें नया ब्लड आ जाता है। तो जब हम रोज़ाना इस तरह से करते हैं तो धीरे धीरे हमारे घुटनों की सूजन, या कहीं भी जहाँ आपके कंधों पे सूजन हो, वहाँ पर भी आप ठंडा कपड़ा पानी में भिगो करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमारी सूजन धीरे धीरे से समाप्त होने लग जाती है, और इस चीज़ को हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ये किसी तरह के इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसका कोई टाइम नहीं है कि आपको जो है 3 महीने इस्तेमाल करना है या 2 महीने इस्तेमाल करना है, पानी को 2 महीने तक डालना है। जब आप ठीक हो जाएं तो इसे बंद कर दें, फिर जब दोबारा कभी दर्द महसूस करें तो फिर आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो जॉइंट्स पेन है वो 90% तक ही जाते हैं, 100% वो कभी नहीं जाते। तो आप पानी का इस्तेमाल करके अपने घुटनों को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं और ऑपरेशन से बचा सकते हैं। और एक सवाल और पूछते हैं कि मैडम घुटनों पर पानी कब डालना है, कितनी बार डालना है, कैसा पानी लेना है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वैसे तो मैं वीडियो में पूरा क्लियर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि घुटनों में पानी हम 3 घंटे के गैप से दिन में 3 बार भी डाल सकते हैं, अगर गर्मियों का मौसम है। और सर्दियों का मौसम है तो सुबह शाम डालें, और 2 बार तो आप डाल ही सकते हैं, और अगर आपके पास 1 बार का टाइम हो तो 1 बार भी डाल सकते हैं। तो सुबह और शाम जब आप पानी डालते हैं तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। सुबह तो हमें कोई टाइम का ध्यान रखना नहीं है, चाहे आप 4 बजे डाल लें, 5 बजे डाल लें, क्योंकि उसके बाद सनरेज आ जाती हैं, गर्मी आने लगती है वातावरण में। लेकिन शाम के लिए मैं आपसे ज़रूर थोड़ा सा बंधन लगाना चाहूँगी कि अगर सर्दियों का मौसम है तो सूरज ढलने से 1-1.5 घंटा पहले ही पानी को डाल के समाप्त कर दें। और गर्मियों के मौसम में इस तरह का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा होती है, तो आप किसी वक्त भी घुटनों पर पानी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी शाम तक आप पानी डाल करके समाप्त कर लें। जब आप घुटनों पर पहली बार पानी डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि 50% समस्या तो आपकी पहले दिन ही समाप्त हो गई है। आपको एक आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा, और धीरे धीरे घुटने की सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। तो हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ये बात तो मैंने अभी आपको बता दी, लेकिन हमें अपने डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ब्लड एसिडिक हो गया है वो एल्कलाइन हो जाए, साफ़ हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो उसके लिए हमें अपने भोजन में रोज़ाना फ्रूट्स खाने चाहिए, जो मौसम के फल हैं वो खाने चाहिए, जो सलाद है वो खानी चाहिए, जो ताज़े फ्रूट्स हैं हमें हमेशा उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, मौसम के ही फ्रूट्स खाने चाहिए। बेमौसमी चीज़ें हमें कोई नहीं खानी चाहिए, चाहे वो फल हों और चाहे वो सब्जियां हों, क्योंकि जब हम मौसम की चीज़ खाते हैं तो वही अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है। इसके अलावा हमें स्प्राउट्स बना करके ज़रूर खाने चाहिए, कि जब हम मूंग के स्प्राउट्स बना लेते हैं तो उसमें दूध के गुण पैदा हो जाते हैं। हम दूध पीने के लिए आपको अवॉइड करते हैं, लेकिन जो दूध के गुण हैं वो स्प्राउट्स में आ जाते हैं। जब हम मूंग की दाल को भिगोते हैं, जब उसमें अंकुर निकल जाते हैं तो दूध के गुण आ जाते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको रोज़ाना स्प्राउट्स बना करके खाने चाहिए। और इसके अलावा जो नट्स खाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो खानी चाहिए, लेकिन घुटनों के लिए हमें स्पेशली कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सा नट्स लेना चाहिए। घुटनों के लिए हमें रोज़ाना 2 अखरोट ज़रूर भिगो करके खाने चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ करते हैं। तो रोज़ाना रात को आप 2 अखरोट ज़रूर भिगोएं। इसके अलावा आपको विटामिन सी से भरपूर फल भी खाने हैं, लेकिन वो बहुत खट्टे नहीं होने चाहिए, थोड़े मीठे होने चाहिए। जैसे आप संतरा खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, मीठी खानी चाहिए। उसके अलावा नींबू का प्रयोग
आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो खट्टा होता है, कई बार नुकसान भी कर जाता है, कुछ लोगों को नहीं सूट करता। कई बार बहुत लोगों को आंवला भी सूट नहीं करता, क्योंकि वो भी काफ़ी खट्टा होता है। तो आप सिट्रिक फल खाएं, लेकिन जो मीठे की तरफ होते हैं वही वाले खाएं। उसके अलावा आप अनार ज़रूर खाया करें। अनार घुटनों के मरम्मत के लिए, घुटनों की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अनार आप डेली खाया करें। और चाय की जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उससे गंदगी को बाहर निकालती है। जो खून की गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालती है। उसके अलावा अगर आपको चावल खाने का शौक़ है तो जो नॉर्मल वाइट चावल आते हैं इनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर से पॉलिश उतार दी जाती है। तो ये खाने में कुछ नहीं मिलता इनसे। जो हेल्दी चीज़ है वो इसकी चावल की परत में रहती है, उसको वो उतार देते हैं। इसलिए इसकी जगह आप ब्राउन राइस का प्रयोग करें, ब्राउन राइस खाया करें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आप नारियल का प्रयोग भी रोज़ाना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिलती है। आप नारियल को रोज़ाना दिन में 2-3 बार उसके पीस भी खा सकते हैं, और छोटे छोटे पीस, जैसे सैलेड में खा लें नारियल का छोटा सा टुकड़ा, या शाम को भी आप खा सकते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं, नारियल की मलाई भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें घुटनों के लिए हेल्दी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें घुटनों के दर्द, जकड़न को तो दूर करती हैं, लेकिन कार्टिलेज को भी बढ़ाने का काम करती हैं। एक और छोटी सी रेमेडी आपको बताना चाहूँगी कि 100 ग्राम तिल का तेल ले लें या सरसों का तेल ले लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और उसमें 10 ग्राम लहसुन छील करके, उसकी कलियां निकाल करके और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप तेल में डाल दें, और 1 चम्मच अजवाइन, 10 ग्राम करीब अजवाइन, और हल्की आंच पर उसको पका लें। जब वो डार्क ब्राउन से हो जाए आप गैस बंद कर दें, और रोज़ाना उस तेल की रात को सोने से पहले घुटनों के ऊपर मालिश किया करें। घुटनों के ऊपर भी हल्का सा लगाएं, और घुटनों के साइड में तो ज़रूर करें, और घुटनों के ऊपर की जो मसल्स हैं उसमें भी करें। तो जब आप इस तरह से घुटनों पे मसाज करेंगे इस तेल से, तो आपको और भी जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं चाहती हूँ इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।